बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। हमारी विशेष कवरेज कैसा हो MP, जनता की राय भी जानेंगे और MP के बारे में पूछेंगे। मेरे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे, उनसे पहले आपकी बातचीत कराऊं। हम इस समय खड़े हैं रेड लाइट चौक पर। पानीपत की संस्थाओं ने इस रेड लाइट चौक को चमका दिया। आप इधर देख सकते हैं कि अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। पहले मैं इस पानीपत के इतिहास को बताना चाहूँगा। कुछ साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर पानी, दलदल और मिट्टी, गंदगी का माहौल यहाँ पर आता था, लेकिन पानीपत के कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने इस चौक की दशा बदल दी। आप इस साइड देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं कि पानीपत कैसे चमक रहा है इस समय। और रेड लाइट पानीपत के बीचों बीच स्थित है। पानीपत, जब लोग पानीपत के अंदर आते हैं तो लोग इसको देखकर अचंभा मानते हैं कि पानीपत भी ऐसे चमक सकता है क्या। कुछ दिन पहले पानीपत की उपायुक्त सुश्री सुमेधा कटारिया ने इस चौक का उद्घाटन किया था और सुमित कुमार पुलिस अधीक्षक है जो पानीपत के, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस चौक का उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं, पूरा जो पैनल है वो मेरे साथ जुड़ेगा, पब्लिक भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल जवाब लेंगे और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के और आप पार्टी के, इनसे भी बातचीत करेंगे। जजपा के जिला अध्यक्ष को भी हमने इन्वाइट किया था, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं पहुँचे। पैनल मेरे साथ खड़ा है, पैनल से थोड़ी सी आपकी जो है तारीफ करवा दूँ। मेरे साथ बीजेपी से लोकेश नागरू जो हैं वो यहाँ पर हैं। लोकेश नागरू बीजेपी के बड़े सीनियर नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ धर्मपाल गुप्ता जी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, ये भी इनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं यूथ के जितेंद्र जी, इन्हीं से भी बातचीत करेंगे। और इधर बात की जाए, कांग्रेस से ही जुड़े हैं मेरे पास देशवाल जी, रणवीर देशवाल जी मेरे साथ हैं, और साथ में आप पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लोकेश नागरू जी से। नागरू जी, चुनाव आगे नज़दीक फिर में, इस पर ही क्या मुद्दे लेके आएंगे? लोगों से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं जी 15 लाख वाला जो जुमला था वो 15 लाख आए नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने भी ये बात कह दी, राहुल गांधी ने, कि 72,000 रुपये महीना देंगे। इस पर ही क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस प्रदेश की राजनीति को, इस देश की राजनीति को धरातल तक लाने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए आपने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। आपने जो अभी प्रश्न मेरे से किया, आज इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता जानती है कि इस समय चुनाव के अंदर क्या मुद्दे। 5 साल के कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का काम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर करके दिखाया है, मेरे को नहीं लगता कि इस ईमानदार सरकार ने, जिसने किसान के बारे में, जिसने जवान के बारे में, जिसने बुजुर्गों के बारे में, जिसने युवा के बारे में सोचा, उस सरकार के लिए आगे आने वाले समय में क्या मुद्दे रहेंगे। 5 साल के कार्यकाल में इस पूरे देश के अंदर जवानों को जिस प्रकार का उत्साह मिला, जिस प्रकार की इज्जत मिली, जिस प्रकार इस देश को पूरे विश्व के अंदर जो सम्मान मिला, ये इस देश का प्रत्येक भारतवासी जानता है। और रही बात आपकी जुमलों वाली, ये जुमले तो 72,000 वाले जो कांग्रेसियों ने ये जुमले दिए हैं, ये सारे देश को पता है, सारे देश की जनता को पता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए वाली बात करी थी, वो उन्होंने प्रत्येक किसान की जेब में, प्रत्येक जवान की जेब में, अपनी योजनाओं के आधार पे हर व्यक्ति की जेब में वो पैसे धीरे धीरे आ रहे हैं। ये रूबरू सारी चीज़ें हर व्यक्ति जानता है। ये कोई तरीका नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात कहने लग जाएं कि 15 लाख मेरी जेब में आ जाएंगे। ये तो एक अनपढ़ता का विषय है। मेरा मानना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बेखूबी से जितनी बढ़िया योजनाओं का इस देश के अंदर आयोजन किया, उन योजनाओं के आधार पे हर व्यक्ति के पास आज महसूस होता है कि मैं इस देश का भारतवासी, इस नागरिक हूँ, विश्व के अंदर मेरा सम्मान है, इस देश के अंदर उस जवान का सम्मान है। इससे बढ़िया मुद्दे और क्या हो सकते हैं? आप इनकी बात से सहमत? मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, और जितने भी साथी हमारे बीच में पहुँचे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
और हो सकता है कि हमारे और आपके कोई सहमति ना हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे भाई लोकेश नागरू जी ने कहा कि 15 लाख आएंगे, ये पूरे 5 साल के अंदर भाजपा ने जो जुमले बनाने का काम किया है, इस प्रदेश के व्यापारी को ठगने का काम किया है, इस प्रदेश के किसान को ठगने का काम किया है, इस प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो इस सरकार ने भद्दा मजाक किया है, ये आने वाली 12 मई को यहाँ की पब्लिक बता देगी कि को भाजपा ने अपने 5 साल के अंदर क्या क्या काम किया। आज भाजपा ने जो 5 साल पहले वायदे किए थे, और आज ये मोदी चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि कांग्रेस ने 70 साल के अंदर क्या किया। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, 70 साल के अंदर जो कांग्रेस ने काम किया उसी की देन है कि चाय बेचने वाला अपने आप को कहने वाला, हालांकि हम मानते हैं कि मोदी ने कोई चाय बेचने का काम नहीं किया, कहते हैं कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, ये कांग्रेस की ही देन है। और आज ये प्रधानमंत्री कहता है कि मैं चौकीदार बन गया हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं पूरे देश की जनता को और पानीपत की जनता को कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये देश के जुमले छोड़ना जानते हैं, ये झूठ बोलना जानते हैं। इन्होंने कोई पूरे 5 साल के अंदर, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पब्लिक बैठी है, पूरे 5 साल के अंदर ये बता दे कि पानीपत के अंदर इन्होंने ये काम किया है, हम आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। आज इन्होंने कहा कि हमने ये दुनिया भर के काम कर दिए हैं। आज प्रदेश का व्यापारी, पानीपत का व्यापारी चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हमारे उद्योग बंद हो गए हैं। कितनी फैक्ट्रियां हैं जो ये कहती हैं कि चिल्ला चिल्ला करके बंद हो गए। सर क्या जवाब है? मैं ये कहता हूँ, हमारे माननीय गुप्ता जी की बात बिल्कुल ठीक है कि इस बारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी डेवलपमेंट के आधार पर लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे। जो डेवलपमेंट, मैं सिर्फ पानीपत क्षेत्र की बात करता हूँ, आप मुझको बताओ 50 साल से कांग्रेस ने इस पानीपत शहर के लिए क्या किया। जिस फ्लाईओवर के नीचे जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, इस स्थान के ऊपर बताओ 50 साल में आपने क्या करके दिखाया। आज जाटल रोड सड़क थी, उसका 50 साल में आपने क्या करके दिखाया। बरसत रोड सड़क थी, उसका आपने क्या हल किया। आज हरिद्वार के लिए जो बाईपास बनवाया, ये तो मैं मूल सुविधाएं बता रहा हूं। इसके अलावा आपने करी व्यापारी वर्ग की बात। क्या व्यापारी वर्ग आपके समय में रोज सड़कों पे खड़ा होता था? आज अगर जीएसटी लग गया, आप किसी व्यापारी वर्ग से बात करो, जितना सुखी आज वो हो रहा है, कोई पैसा नहीं डूब रहा। जो भी पैसा है उसका बिल्कुल उसके खाते के अंदर आता है, कोई नंबर 2 का काम नहीं हो रहा। हाँ, आज मध्य प्रदेश की सरकार की तरह जैसे 281 करोड़ रुपए आज वहां पे नंबर 2 का मिल रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इस प्रकार का नंबर 2 का पैसा बनना बंद हो गया है। इसके लिए आपको तड़प हो रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे इस नंबर 2 के कामों को बंद कर दिया। और बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ आपके पास। आप पार्टी के नेता मेरे साथ, जिलाध्यक्ष है रामरतन जी, बीजेपी की भी सुन ले, कांग्रेस की भी सुन ले। कांग्रेस के पीछे आप जा रहे हैं, कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, तो कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे कि खुला बोलेंगे? देखो, सबसे पहले मैं तो वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक आम आदमी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष को यहाँ बुलाया। हमारे मित्र, हमारे भाई ने बताया कि हमने ये काम किया। 70 साल में आज तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। व्यापारी वर्ग का नाम लेते हैं, आज अपने 29 सेक्टर की सड़कें देखिए आप, व्यापारी वर्ग के 29 सेक्टर की सड़कें, जिनका 5 साल में कितना बुरा हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब पानीपत में अपने घुंघटू परिवार को लेने के इकट्ठा करने के लिए आए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस घुंघटू परिवार से एक भी बच्चे को इन्होंने एडमिशन दिलाया हो। मैं इनसे पूछता हूं कि हरियाणा में पूरे के पूरे भारत में जहां बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल की नींव इन्होंने रखी हो। हमारे दिल्ली में स्कूल देखिए आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बाल बवाना में आए तो ये जैसे एक आसपी गांव में आ जाता है और उसके डर के खड़े जाते हैं। इन्होंने ऐसे घेर लिया जाने यहाँ कोई काम नहीं किया हो। इन्होंने कोई स्कूल हॉस्पिटल में कोई काम नहीं किया। पानी की व्यवस्था देख लिए। हमें दिल्ली में 70 वादे किए थे, 70 के 70 वादे पूरे करके हमने दिल्ली जनता को दिखा दिया।
हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, इन्होंने गंगा सफाई की बात की थी, इन्होंने कश्मीर में ब्राह्मण बसाने की बात की थी, इन्होंने सम्मान कानून की बात की थी, लेकिन इस जुमलेबाज पार्टी ने एक भी काम नहीं किया। आज ये कहते हैं कि हमारा नया घोषणा पत्र में फिर राम मंदिर का नाम लेते हैं, ये फिर कश्मीर धारा 370 का नाम लेते हैं। राम मंदिर भाई हम वही बढ़ाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस जुमलाबाज पार्टी ने, ये शहर की जनता जानती है, कोई ऐसा काम नहीं किया। पानीपत के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखिए आप, पानीपत के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखिए। पानीपत के एक भी सरकारी स्कूल के, ये आपके पास में स्कूल है, यहाँ चलिए मेरे साथ और विजय वाले को लेकर चलिए, यहाँ की छतें गिरी हुई है। पानीपत में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होकर उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन बीजेपी वाले, इनका प्रधानमंत्री कहता है सूरत में कि हमने ऐसा कानून बनाया है कि हम 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में फांसी देते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों के साथ सरेआम रेप होता है। पानीपत में बिजनेसमैन के सरेआम मर्डर होते हैं। आज तक कोई बीजेपी वालों की सुन ली, आप वाले भी बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ इंडिया पानीपत का धन्यवाद करता हूं, जो मेरे साथी यहाँ पानीपत के जो आज मुख्य मुद्दे हैं कि लोकसभा का चुनाव, पिछली 5 साल पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को और किसान को, छोटे दुकानदार को, व्यापारी को जो वायदे किए थे, इन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। हम हमेशा इन्होंने ठगने का वायदा किया। इन्होंने कहा था कि हर घर में हम 15 लाख देने का काम करेंगे गरीबी रेखा के लोगों को। तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं 72,000 रुपये देंगे। उन्होंने कहा पर महीने 6,000 रुपये, जो कि एक महिला के घर में आएंगे, महिला के नाम से आएंगे, जो कि एक 6,000 आज पेंशन जो 3,000 रुपये, इन्होंने 3,000 का कि 500-100 रुपये बढ़ाने का काम किया। परंतु राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही कि हम महिला शक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, महिला का उसको विश्वास दिलाने के लिए, महिला के जीवन के लिए बहुत उसको धन की जरूरत है, उनकी सहायता के लिए 6,000 रुपये पर महीना महिला जो प्रधान है, एक महिला का जो हर घर को चलाने में हमेशा साथ रहती है, महिला अपने जीवन को, अपने शरीर को बेचकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने का काम करती है, उनके लिए उन्होंने 6,000 पर महीने देने का वायदा किया, ना कि इनकी तरह 15 लाख देने का वायदा किया। 4 वर्ष तक कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोगों ने 15 लाख जुमले सुनाते रहे। अब इनको लगा भाई ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के आधार पे किसानों को, जवानों को, व्यापारियों को ये पैसा देना शुरू कर दिया, तो भाई 15 लाख नहीं 72,000 से अपनी भी शुरुआत कर दो। आज आप लोग ये बात बोलते हो, 4 साल के बाद आज 72,000 रुपये बोलने लगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने हमारे को कहा, इन लोगों ने किया क्या है? आज दिल्ली के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जानता है, गरीब लोगों को इन्होंने गुमराह किया, गरीब लोगों को इन्होंने सड़कों पर लेके आए। आज ये बात करते हैं हरियाणा के अंदर जजपा के साथ मिलकर वो कहने लगा मैं एक व्यापारी हूं। अरे तू व्यापारी बनता है, तू आज हरियाणा के अंदर ये दिखाना चाहता है कि मैं व्यापारी का बेटा हूं, मैं यहां पर सरकार चला के दिखाऊंगा। अरे भैया तू तो दिल्ली के अंदर वही इस प्रकार के अनपढ़ लोग, गरीब लोगों के अंदर ही राज कर सकता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं, यहां पर दरवाजा खुलने वाला नहीं, दाल गलने वाली नहीं, ये अपना दिल्ली की ओर ही जाकर राज करेंगे। और रही बात, जिस प्रकार आज कांग्रेस ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों वाली सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी बात अपनी इस मेज के ऊपर रखी वो करके दिखाया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भी उंगली उठाई, ऐसे देशभक्तों के ऊपर उंगली उठाई। शर्म आनी चाहिए ऐसी कांग्रेस को जिन्होंने देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाई, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं इन लोगों का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं कि ऐसे कांग्रेस के लोग जो इस देशभक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पब्लिक के पास आपके पास बात है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने आप वालों ने बोला कि
कि हम 70 साल में हमने 5 साल में वहाँ काम किया। वो कन्हैया कुमार की फाइल इन्होंने क्यों दबाई हुई है? तो देशद्रोही गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन्होंने फाइल क्यों दबा के रखी है? हाई कोर्ट ने इनसे कितनी बारी मांग चुके हैं फाइल, वो इन्होंने, ये देशद्रोही हैं, आप बड़े देशद्रोही हैं, इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग की फाइल दबा रखी इन्होंने। हाई कोर्ट ने, उन्होंने खुद मांगा, उन्होंने उसका ही जवाब दे। बिल्कुल बिल्कुल, आता हूँ मैं आपके पास, आता हूँ, बताएं जी, बताएं क्या कहेंगे। ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हम ये उठा रहे हैं मुद्दा कि इन्होंने उसके सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर इन पे उंगली उठाई है, भैया दिखा तो दो, हम तो अभी भी प्रमाण मांग रहे हैं, कुछ करोगे तभी तो हम मानेंगे। अगर हमें कुछ दिखाओगे तब हम मानेंगे, बिना दिखाए नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे। बताओ जी क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं। ऐसा है, मेरा प्रश्न जो है लोकेश नागरू जी से। लोकेश नागरू जी, सबसे पहले ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री अटल जी भी रहे, अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था, उनकी सत्यता पे किसी आदमी ने सवाल नहीं उठाया, तो क्या इस झूठे आदमी पर हम विश्वास करें? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करें? मेरा प्रश्न जो है सीधा सीधा लोकेश नागरू जी से। नागरू जी के, हाँ जी बताएं क्या। नागरू जी मेरे को ये बताए कि अपने मुंह से एक बार ये बता दे, एक बार उनको माइक दे दो 1 सेकंड के लिए, कि नोटबंदी एक अच्छा स्टेप था देश के लिए या नहीं था? और अगर अच्छा था तो नोटबंदी का जिक्र भी कर लो कभी, उन 2 करोड़ रोजगार का जिक्र भी कर लो कभी। बिल्कुल बिल्कुल नागरू जी, मैं अपने मित्र का जवाब दे रहा हूं। आज से 3 दिन पहले 281 करोड़ रुपया एमपी के अंदर मिला, और जिस मुख्यमंत्री के आधार पे मिला, ये उसका बहुत बड़ा जवाब है। आज ये सारा देश देख रहा है। आज नंबर 2 का पैसा जिस प्रकार से इस कांग्रेस के लोगों ने जनरेट किया, आज 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने 281 करोड़ रुपया कैश जिसके बैग भरे हुए मिले। आप उस नोटबंदी की बात करते हो। आप मेरे भाई ने ये कहा, जिन देशभक्तों ने शहीदियां दी, आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हो। अरे भैया, जिन परिवारों के जवान वहां पे शहीद हुए, उन लोगों से जाके पूछो, उन परिवारों से जाके पूछो जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी दी। आप लोग इस देशभक्ति के नाम पर अगर आप प्रूफ मांगोगे, इससे बड़ी देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। मेरी नजर में आप उनसे बड़े देशद्रोही हो। ये मेरा कुंडू साहब एक बात बताएं, मैं भी चौकीदार चोर, क्या ये मुद्दे रह गए जो मूलभूत जो मुद्दे थे वो खत्म हो गए? देखिए, सबसे पहले आपका साधुवाद, जो इतना अच्छा प्रोग्राम आपने पानीपत में किया। मैं पहले नागरू साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने पानीपत में क्या किया। मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस पुल के नीचे ये कह रहे हैं कि विकास हुआ, वो पुल बनाया हुआ कांग्रेस का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पानीपत में NFL कब आई, पानीपत में थर्मल कब आया, पानीपत में रिफाइनरी कब आई, पानीपत में लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज कब आया, पानीपत में मिनी सेक्रेटरिएट कब आया? ये बताए एक काम कौन सा इन्होंने किया है? एक भी काम आज तक इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, जहां बिल्कुल चौकीदार चोर है, राफेल की फाइल जिसके बारे में इनका एडवोकेट जनरल कोर्ट में खड़ा हुआ कहता है कि फाइल का कागज गुम हो गया है। कोई बच्चा जब स्कूल में काम नहीं करके आता था, मैडम उससे काम पूछती थी, वो कहता है मैडम कॉपी गुम हो गई है, घर रह गई है। इसका मतलब साफ है, इनकी नीयत में खोट है, और ये सीधा ही सीधा यही बात है, चौकीदार चोर है। दूसरी बात, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे कही, कांग्रेस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। इस पर राजनीति किसने की? पहली बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान आया कि हमने 300 मारे। इनकी पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया हमने 200 मारे। भाई, हमने आपसे पूछे थे, अगर आप बता रहे हो तो अब बताओ कितने मारे, अब हमें प्रमाण भी चाहिए। सर, प्रमाण मांग रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बात है। किसी ने इस आधार पे कोई बात नहीं करी। 200 मारे, 300 मारे, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो। जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके जितने भी ठिकाने थे वो सारे के सारे ध्वस्त किए गए। लेकिन अब आप खुद अपने मुंह से कहते हो कि हमारे को प्रमाण दो, कितने लोग मरे? आप ये तो मानते हो वहां लोग मरे? एक तरफ आप कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, एक तरफ आप कहते हो कि कितने लोग मरे। अपनी बात पे नियंत्रण रखें, अपनी बात को घुमाए फिराए नहीं। बाकी इस देश की जनता इस आने वाले चुनावों के अंदर बता देगी कि कांग्रेस का ठिकाना कौन सा है, कांग्रेस ने आगे राज करना है नहीं करना। ये आपको हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की झोली में डालेगी, तब पता लगेगा। नागरू जी, सवाल फिर वही है, चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार? इसके ऊपर ये सारे जो मुद्दे हैं यही घूम रहे हैं कि कुछ और मुद्दा भी आएगा?
देखिए, ये आम समाज को, आम जनता को पता है जिस प्रकार से इस देश का चौकीदारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस हरियाणा प्रदेश के चौकीदार माननीय मनोहर लाल खट्टर ने किया, जिस ट्रांसपेरेंसी से इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये नौकरियां दी गई, आज तक भाई भतीजावाद, आज तक पैसे के लेन देन से इन्होंने नौकरियां दी। आज उस युवा से पूछो, आज वो एकेडमी से पूछो कि बच्चा किस प्रकार से मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। वो टाइम चला गया जब मामला आता था भाई भतीजावाद का, मैं फलाने नेता का रिश्तेदार, लाओ इतने रुपए दो और नौकरी लगवाओ। आज वो समय नहीं है। जिस ट्रांसपेरेंसी से माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दी हैं, आज वो इस प्रदेश का युवा अपना मनोबल बहुत ऊंचा करके वो ये कह रहा है कि आने वाले समय में हमारे को इसी प्रकार की सरकार चाहिए। आज से पहले इस प्रदेश के अंदर हर चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो एक गरीब की पेंशन का मामला हो, चाहे एक गरीब के डिपू का मामला हो, राशन का मामला हो, हर चीज को ट्रांसपेरेंसी में लेके आए, हर चीज को ऑनलाइन लेके आए। आज इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि जिस तरीके से हम लोग पैसा कमाया करते थे, आज वो दरवाजे बंद कर दिए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये साबित करके दिखा दिया है कि ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार, ये माननीय प्रधानमंत्री जिसको आप चौकीदार कहते हो, वो इससे बढ़िया चौकीदार आपके इस देश का करके दिखाएगा और इस विश्व के अंदर केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डंका बजेगा। नागरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार की डेफिनेशन भी बता दी। क्या पहली बात तो मैं नागरू जी का जवाब देता हूँ। नागरू जी ने कहा कि दिल्ली की जनता अनपढ़ है, वो दिल्ली की जनता है जिन्होंने इनको 3 सीट पे लाके छोड़ दिया है। रही बात पढ़े लिखे की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की डिग्री चेक कर लो और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री चेक कर लो। अब ये बात किसान की, हमने दिल्ली में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी है, ये यहाँ लागू करके दिखाए। अब आती है बात जवान की, हम दिल्ली के जवान को 1 करोड़ रुपए देते हैं, ये दे के दिखाए। ये कहते हैं हमने विकास किया, ये करके दिखाए। अरे ये तो पीछे अभी बड़ौली में जवान शहीद हुआ था, उसके संस्कार पे भी 2 आदमी थे और जिस दिन उसकी क्रिया थी उस दिन की बाइक रैली थी। ये सिर्फ जुमलाबाज पार्टी है, ये देश को बगाना जुमलाबाज पार्टी है। आइए बताएं आप क्या कहना चाहें। मेरा सवाल सबसे पहले जिसकी सत्ता है हरियाणा में, पूरे देश में, उनसे है, लोकेश नागरू से। लोकेश नागरू जी, ये बताइए, आप ईमानदारी की बात कर रहे हो, हरियाणा के अंदर 4 IAS अफसर जो अंबाला में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 25 करोड़ का घोटाला करके आए हुए हैं, विजिलेंस ने जांच करी, उसके बाद लोकायुक्त ने जांच करी, लोकायुक्त ने हरियाणा सरकार खट्टर को डायरेक्शन दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें पानीपत की मौजूदा DC भी है। 25 करोड़ रुपए का घोटाला, 2017 का आदेश, अब 19। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? दूसरा, आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है हम 1 करोड़ रुपए देते हैं फौजी को शहीद होने पे, अरे बेशर्मो शर्म करो, अपने नेताओं, अपने बच्चों को सियाचिन की बर्फ में भेजो। हम 10 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। हाँ बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? भेजो अपने बच्चों को फौज में। एक मिनट सर, मेरा मुद्दा पता क्या है, किसी पार्टी से उससे नहीं है। मेरा बच्चा घूमे 2.25 साल से, कोई भी, हर मंत्री, हर विधायक के घर जा लिया, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं करता। मैं किसी हर पार्टी के नेताओं से ही जानना चाहता हूं कि हमारे इस शहर में हमारे बच्चे सुरक्षित कब होंगे, हमारे बहन बेटियां कब सुरक्षित होंगे? क्यों नहीं हमारे बच्चों को ढूंढ पा रहे? मेरा बच्चा नहीं, खाली अकेला 4-5 बच्चे शहर मेरी कॉलोनी से और घूमे हैं, उनका कब पता लगेगा? कौन सी पार्टी? कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप। अंकल जी, बड़ा इलेक्शन देखा आपने, अच्छा आप नहीं बोलेंगे, ये बताओ कि ये सरकार ठीक काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे? मैं ये कुछ नहीं बोलोगे? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा। अच्छा हाँ बताएं। मैं विक्रम सिंह रावल, गांव कोंड, जिला करनाल, हल्का ग्राउंडा से, चौटाला पार्टी से, प्रदेश में एसोसिएट जनरल बॉडी से हूं। अगर सीएम अगर आज तक रहा है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। अगर मोदी की, मैं एक ही बात से सहमत हूं, अगर जो सरकारी नौकरी लगते हैं वो गरीब परिवार का हो, किसी भी कास्ट से हो, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर लगते हैं। लेकिन चौटाला साहब जो सीएम रहे हैं ना, वो आगे भी सीएम आएंगे और 3206 की नौकरी नहीं, 10 लाख को नौकरी देंगे। चाहे उसके लिए चौटाला साहब को दोबारा फांसी करनी पड़े, चाहे चौटाला चाहे इनेलो आएगी, जज पाएगी। इनेलो पार्टी अच्छी तरह आएगी। तो इनेलो का तो अभी तो कोई जनाधार नहीं बता रहे, जैसे जेजेपी बता रहे हैं। कोई जनाधार नहीं है, इनेलो का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आपके सामने हंसी की रैली ने दिखा दिया था। रानी दिखा दे। 1 मिनट में वापिस आऊंगा। नागरू जी बताएं,
कुछ कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए उन्होंने। उनका बच्चा कई सालों से गुम है, कानून व्यवस्था के ऊपर सीधा साधा आरोप लगाया फिर। देखिए, मेरे भाई ने जिस प्रकार का सवाल किया, पहले तो कुछ मेरे साथी उसकी बात पे तालियां मार रहे थे, लेकिन ये एक बड़ा गंभीर विषय है साथियों। इसके अंदर प्रशासन की गंभीरता जिस प्रकार से भाई ने बताई, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन उनको आज घूमते हुए दरखास्त देते हुए बहुत दिन हुए, मेरे पास भी आए, मैं भी कई बार गया, हमारे को इस चीज़ का बड़ा दुख भी है। लेकिन कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे जब पुलिस ने, प्रशासन ने कुछ लोगों का नाम लिया, इन्होंने नाम बताया, भाई हमारे को इन लोगों पे शक है, लेकिन इन्हीं लोगों के ऊपर किसी का दबाव पड़ा या कोई इस प्रकार की बात हुई कि वो जांच पूर्णतः रूप से नहीं हो पा रही। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि ये बच्चे भी हमारे बच्चों के समान हैं, और अगर आज इस प्रदेश में या इस पानीपत ज़िले से इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन भी जिम्मेवार है और हम लोग भी जिम्मेवार हैं। ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आज हमारे बच्चे किस स्थिति में हैं, किस सर्कल में जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये राजनीतिक क्षेत्र का है तो भाई इसके बालक को देखने की आवश्यकता नहीं। जैसा भी मेरे भाई ने कहा, दिलबाग ने, कि भाई अपने बच्चों को जरा वहाँ पे फौज में भेज के दिखाओ। भाई वो जो फौज के अंदर जो लोग हैं वो भी हमारे परिवारों से हैं। अगर आज उनकी कुर्बानियों के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हो तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस बलिदानी के ऊपर आप बात कर रहे हो। ये बात झूठ है, जिन लोगों ने बलिदानी दी क्या वो झूठ है? आज ये मेरे मित्र इनेलो वाले बैठे, अरे भैया आप अपने परिवार को संभालो। इनेलो कहाँ, जजपा कहाँ? आज उनके आपस की जिस नौकरियों की आप बात करते हो, उन्हीं नौकरियों के चक्कर में माननीय हमारे चौटाला जी आज वो सलाखों के पीछे हैं। माननीय खट्टर साहब ने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया, उन्होंने केवल मात्र पारदर्शिता के आधार पे अपने युवाओं को नौकरियां दी। ये सारे आप लोग भी जानते हो, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप लोग ऐसे संगठन कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से या जजपा से जुड़े हुए हो, आपको सच्चाई बोलने में दर्द होता है। गुप्ता जी, 70 साल आपने राज किया, जैसे कह रहे कांग्रेस ने सारे काम करवाए, स्कूल बना दिए, पुल बनवा दिए, फिर ऐसा क्या हुआ जनता ने नकार को दिया 70 साल? देखिए, जनता ने कांग्रेस को नकारा नहीं था, लेकिन वो मोदी ने जो जुमले छोड़े थे उसके कारण लोग कुछ भ्रमित हो गए थे। आज जैसे हमारे भाई लोकेश नागरू जी ने कहा कि पानीपत के अंदर प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, पानीपत की डीसी, पानीपत का पूरा प्रशासन इससे ज्यादा भ्रष्ट हो नहीं सकता जो आज प्रशासन यहाँ है। आप देखिए, पहले शहर के नगर निगम के अंदर शहर की सफाई 48 लाख रुपए महीना में होती थी, आज वही सफाई 3 करोड़ रुपए महीना में होती है। तो ये प्रशासन कहाँ सो रहा है? आज नगर निगम के अंदर चले जाओ, जैसे हमारे भाई लोकेश नागरू ने कहा कि ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं। ये ऑनलाइन पता नहीं साला क्या चीज आ गई। आज हाउस टैक्स के लिए आप जाओगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। 200 रुपए का हाउस टैक्स जब लगेगा तो किसी को 2 लाख रुपए का बिल भेजा जाता है, किसी को 1 लाख रुपए का भेजा जाता है, किसी को 50,000 रुपए का भेजा जाता है। आज कोई कानून कायदा इस प्रशासन के आगे नहीं है। आप फूड सप्लाई में जाओगे, वहाँ कोई नहीं है। आज तहसील में जाओगे, आज रजिस्ट्री कराने आप पैसे दोगे, आपकी रजिस्ट्री तुरंत हो जाएगी। जितना भ्रष्टाचार आज तहसील में है, जितना भ्रष्टाचार आज फूड सप्लाई के अंदर है, जितना भ्रष्टाचार आज बिजली बोर्ड के अंदर है, जितना भ्रष्टाचार आज डीसी ऑफिस के अंदर है, जितना भ्रष्टाचार आज पुलिस प्रशासन में है, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। नागरू जी, 48 लाख ठेके की बात चल रही है, 3 करोड़ पहुंच गया, निगम में भ्रष्टाचार। मैं पहले श्रीमान गुप्ता जी को एक बात बताना चाहता हूँ। गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल मात्र 60 महीने हुए। जिन सरकारों ने 60 वर्ष निकाले, आप उनकी तुलना 60 महीनों में करना चाहते हो। 60 वर्षों के अंदर जिन्होंने अपनी बोरियां भरी, जिन्होंने विदेशों के अंदर पैसा जमा किया, आज अगर वो उस प्रक्रिया को रोक रहे हैं या उसको किसी तरीके से रोकना चाहते हैं, आप सब लोगों को दर्द हो रहा है। आज ऑनलाइन आप कर रहे हैं,
मेरे को बताओ पेंशन के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। यही आपके सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी थे जो महीने के महीने लाखों रुपए का चूना इस सरकार को लगाते थे, लेकिन आज वही पैसा लाखों रुपया एक आम आदमी की जेब में व्यवस्थित तरीके से जा रहा है। इस चीज का दर्द है आपको, मैं साबित कर सकता हूं, मैं साबित कर सकता हूं। ऐसे दिन मैं भी पार्षद था जब हम देखते थे 1200 रुपए की पेंशन होती थी, 700 रुपया दलाल खाया करते थे और 500 रुपया उस बेवा की जेब के अंदर जाते थे या उस वृद्ध की जेब में जाते थे। आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में 2000 रुपया उस बुजुर्ग की जेब में जाता है। आज क्यों आपको दर्द आता है? 48 लाख 3 करोड़ उन दलालों की दलाली बंद हो गई। गुप्ता जी, आपको आज इस ईमानदार सरकार के बारे में गर्व होना चाहिए। राजनीति अलग विषय है, विचारधारा अलग विषय है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। कोई बात नहीं, दर्द रहेगा, सरकार को भी बहुत टाइम लगेगा। ये सरकार आपकी कांग्रेस सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी आप जैसे ईमानदार व्यक्ति का स्वागत करती है। स्वागत करती है जी, बताओ, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, नागरू जी कहते हैं कि 700 रुपए दलाल खाते थे, क्या आज तक आपने वो दलाल पकड़वाने का काम किया? मैंने खुद नगर निगम के कर्मचारी पकड़ाने का काम किया जो कि सरेआम भ्रष्टाचार वो पैसे मांग रहे थे और प्रशासन को पकड़वाए भी, परंतु आज तक उन पे कार्रवाई नहीं। उस अफसर की यहाँ से बदली करके दूसरे शहर में भेज दिया। ये पिछले 5 साल में कुछ तो गिनाए। ये एक ही बात कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया। अरे तुमने 5 साल में क्या काम किया? जिस काम के कारण ये जनता आपको वोट दे, जो आप ये कहें कि हमने पानीपत का ये काम किया, हमारे पूर्व में यहाँ जो नगर निगम का सफाई का ठेका ले रहे थे वो भी हमारे बीच में बैठे हैं कि वो 40 लाख लेते थे महीने का और ये 3 करोड़ रुपए। साथियों, इन्होंने लूटने का काम किया नीचे नीचे हर चीज को। अभी एक सज्जन ये कह रहे थे आप 1-1 करोड़ रुपया बांट रहे हैं, अपने बच्चे भेजो सरहद के ऊपर, फिर थोड़ा सा मजा आएगा कि पता क्या ऐसा क्या दर्द होता है। अभी उस सज्जन का सवाल है। मैं उस साथी को बताना चाहता हूँ, मैं गुराखेड़ी गांव से हूँ और सन 71 की लड़ाई में मेरे ताऊ जी को गोली लगी थी, जाके पूछ सकता है। और आज मेरे 3 भतीजे इस फौज में हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम एक क्रांतिकारी साथी हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, ये कहते हैं कि पानीपत से मुहिम शुरू करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये रोड शो शुरू करते हैं, ये रायगरी लगाते हैं, लेकिन वहां पर हमारी बेटियों को खाना छीनने में भी इनके नुमाइंदे चोटी पकड़े खींचते हैं। और मेयर तो इनकी एक यंग मेयर बनी है, वो रात को भी रोती है कि पानीपत की सफाई, ये सरकार के नुमाइंदे घुसखोरी नहीं होने चाहिए। नागरू जी, 3 करोड़ देने के बाद भी मेयर को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, ये बात तो वाकई समझ से परे है। ये खुद ही नहीं उसके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के नेताओं को आज तक आदत थी एसी वाले कमरे में बैठने की। इनके दफ्तरों के अंदर कमीशनें आया करती थी और ये संतुष्ट रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी मेयर सड़कों के ऊपर है, उसने वो करके दिखाया। जो मेयर 75,000 वोटों से जीती, लोगों का दिल जीता, आज उन्हीं लोगों के लिए वो सड़कों पे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद, 26 में से 22 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के इस पब्लिक ने, इन लोगों ने ऐसे नहीं बनाए, किसी विश्वास के साथ बनाए हैं। कांग्रेस की सरकार ने, आप बात करते हो, आप आज बात करते हो कूड़े की। बताता हूं देशवाल जी, बताता हूं, सब कुछ बताऊंगा। आज से 5 साल पूर्व इस शहर की क्या स्थिति थी, अगर मैं आपको 5 साल पहले के फोटोग्राफ्स दिखाऊं, जिन चौराहों पे गंद के ढेर होते थे, जिन सड़कों पे गंदगी होती थी, आप बात करते हो 48 लाख के ठेके की। मैं ये साबित करके दिखाऊं, आज इस शहर के अंदर एक चौराहा दिखाओ जहां पे पुराना गंद पड़ा हो, एक जगह दिखाओ जहां पुराना गंद पड़ा हो। हमारे इस प्रशासन ने सारी सफाई करके दिखाई है। आप लोगों ने, मैं बताता हूं, आप लोगों ने नेताओं के आधार पे कच्ची कॉलोनियां कटवाई, आप लोगों ने उन कॉलोनियों के अंदर कोई सहूलियत नहीं दी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 79 कॉलोनियां आपकी ऑथोराइज करवाई। आज आप डेवलपमेंट की बात करते हो, 79 कॉलोनियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेगुलाइज करवाई। आज उनके अंदर
131 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां पे सीवरेज का प्लान। बताएं आप बताएं क्या बोल रहे हैं, बताएं। शौचालय यहाँ देखो बंद पड़े अभी तक, पूरे जी रोड में कोई शौचालय चालू नहीं। स्वच्छ अभियान के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है और कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ पानीपत में अभी भी गंदगी के ढेर है। मेरे हाथ चलो जहाँ कहूँ वहाँ दिखाऊंगा, हुड्डा में दिखाऊंगा, छोटो और जगह बात। बताओ जी, बोलो। काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है। बीजेपी की सरकार में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में जो कुछ नहीं होता था, काम हो रहा है। बीजेपी काम हो रहा है, बोलोगे जी, कुछ बताओ। कुछ नहीं काम हो रहे, लोगों को तबाह करने वाला काम करती है मोदी सरकार। लोगों को बिल्कुल तबाह करने वाला काम कर दिया मोदी सरकार ने। क्या 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 कहना चाहिए, कैसे तबाह कर दिया? सुलभ शौचालय की बात करते हैं। हमारे यहाँ गली में सुलभ शौचालय बना हुआ था, उसको महिपाल ढांडा जी ने और उसने पवन गोगलिया जी ने मिलकर हमारा सुलभ शौचालय ढुआ दिया। लेकिन वो गली बनाने की बात आई, हमारे पाइप लगे हुए थे, वो बीजेपी सरकार ने हटवा दिए। तो बीजेपी की खुंदक आपसे। बीजेपी सरकार ऐसी भ्रष्ट नांगरू जी, लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और पूरे प्रमाण के साथ दूंगा। हटना भाई एक बार। ये हमारे पार्षद है बीजेपी के नुमाइंदे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू करा था, बेटियों का सम्मान करते हो। अरे थारे तो विधायक भी काम करने के लिए लड़कियों की डिमांड करते हो। ऑडियो सुनाओ फोन में, डूब गया। एक मिनट, अंसारी जी बैठे हैं मेरे साथ, पूर्व में ठेका इनके पास है, अभी आता हूँ आपके पास। अंसारी जी, बार बार ये डिबेट में बात होती है 48 लाख रुपए, 48 लाख। थोड़ा सा गणित समझाएंगे इस शहर का। 48 लाख रुपए में आप ही बचाते थे, कैसे सफाई करते थे? पहले तो मैं अभी हमारे नागरू साहब और बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं प्रूफ दूंगा यहाँ पर, और नागरू साहब पार्षद हैं हमारे और ये समझेंगे सारी बातें। लेकिन पार्टी के उसमें ना कार्रवाई कराएं, बात अलग है। सफाई के नाम पर यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस जगह हम खड़े हैं, इसका टेंडर पहले भी LNTV की जिम्मेदारी थी, इसकी रख रखाव की, क्योंकि करती थी सारी। 5 रोडों का प्रशासन अधिकारियों ने मिलकर और हमारे मिनिस्टरों से मिलकर उन्होंने 5 रोडों के नाम पर 79 लाख का ठेका दिया सफाई का, इसका, जो कि एक काम 2 जगह से पेमेंट हो रही है इसकी। इसी तरह से आप देखेंगे पहले 37 लाख का ठेका जो कृष्ण हुड्डा के पास हुआ करता था, हुड्डा डिपार्टमेंट में, हुड्डा के एरिया का। और उसके बाद में जो कंपनी को टेंडर दिया यहाँ पर कुंटलों 1000 टन के हिसाब से, उसी के द्वारा कूड़ा उठाया हो गया। एक तरफ तो निगम 37 लाख रुपए उसे वहाँ पेमेंट दे रहा है, उसी की पेमेंट तोलने के बाद में 1000 रुपये टन से पेमेंट ली जा रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये, पूरा भ्रष्टाचार है। इसके बारे में कहीं नहीं बोलेंगे, ना इसके वो है। रही बात में आगे की, आज मैं देख रहा हूँ डिबेट पर भी और जगह पर भी बात आती है राष्ट्रवाद विकास की। हमारे टीवी चैनल भी पूछते हैं राष्ट्रवाद विकास की। मैं जानना चाहता हूँ नागरू साहब से और आपके माध्यम से, क्या देश के अंदर हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के लोग ही राष्ट्रवाद के वो हैं, या और पार्टी सब यहाँ पर और अराजकता की पार्टी हैं, या फिर मान लो राष्ट्रवाद नहीं चाहती? रही बात सेना के नाम पर, आज हम देख रहे हैं कि सेना के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। क्या मैं जानना चाहता हूँ यहाँ से मोदी जी की फैमिली से या फिर हमारे बीजेपी के जो उच्च लीडर हैं उनकी फैमिली से, कितने सैनिक वहाँ पर लगे हुए हैं बॉर्डर पर, और कितने सैनिक उनमें शहीद हुए हैं जिसके नाम पर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं? आप ये बताएं, 48 लाख रुपए का जो ठेका था, उसमें कितने रुपए आप महीना बचाते थे? 4% का मार्जिन होता था हमारा ऐसा नहीं होता था। 4% हम लोग भरते थे वहाँ पर DC रेट प्लस परसेंटेज के हिसाब से। 4 या 5% के हिसाब से हमारा मार्जिन होता था उसमें, जो हम देते थे। नागरू जी के पास चलते हैं। नागरू जी, बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुलवंत जी, इनसे पहले एक भाई साहब ने बात करी, इस फ्लाईओवर के नीचे, ये फ्लाईओवर कांग्रेस सरकार ने बनवाया। इन 15 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार को इतना ध्यान नहीं रहा। इस फ्लाईओवर के नीचे गंद के ढेर जमा हो रहे हैं, दिन में धूल उड़ती है। इन हमारे दुकानदार भाइयों के लिए पूरा दिन जीना दुर्लभ होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 5 करोड़ रुपए से टाइलें लगवाई। जिस चौराहे पे आप लोग खड़े हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज आप शौचालय की बात करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इस सरकार ने आपको शौचालय तो दिए। आज तक
60 साल के अंदर ये कांग्रेस सरकार सो रही थी कि एक गरीब व्यक्ति को, एक मेरी बेटी को, एक महिला को क्या शौचालय की आवश्यकता है या नहीं है? आज शौचालय बन गया तो आपको वो भी दर्द होने लगा। अरे भाइयों, इस देश की पब्लिक, इस प्रदेश की पब्लिक ये जान चुकी है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया तो वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ने। कुंडू साहब, एक बात मैं जानना चाहूँगा, फ्लाईओवर आपने दे दिया, टोल टैक्स आपने दे दिया, बीजेपी के जो मौजूदा एमपी थे अश्विनी जी, उनका ये कहना था कि मैं इसको तोड़ दूंगा, टोल ने हटा, तो ये दोनों मुसीबतें तो आप पार्टियों ने दी। देखिए, बीजेपी के जो पुराने एमपी थे उनका तो कहना ही क्या, आज पूरे पानीपत की जनता जिस तरह से हमारे वो एमपी साहब भारी थे और उनका बोझा ढोकर थक चुकी थी, और अब बीजेपी ने इसीलिए अगर काम किए होते अपना प्रत्याशी बदलना ना पड़ता। अब 5 साल बाद उन्होंने अपना प्रत्याशी बदला है, इसका कारण यही है उनके एमपी साहब ने काम नहीं किए। दूसरी बात, यहाँ पर खट्टर साहब आए, एक शौचालय का उद्घाटन करके गए, वो शौचालय आप चल के देख लीजिए बंद है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए, बेटी बचाओ का नारा दिया, पानीपत में 3-3 साल की छोटी बच्चियों के साथ आज रेप हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? ये बात करते हैं नौकरियों में पारदर्शिता की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भारत भूषण भारती, जिसकी ऑडियो भी है और जिसके 3 कर्मचारी आज कोर्ट केस भुगत रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है ये भी बताएं। तीसरी बात, ये कहते हैं सेना के बारे में ये वोट मांगते हैं, आप धैर्य रखिए, सहनशीलता रखिए। ये कहते हैं कि सेना के नाम पे हमें वोट दें। कांग्रेस ने 2 युद्ध पाकिस्तान से जीते, बांग्लादेश को अलग किया, लेकिन आज तक सेना के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे। चुनाव आयोग ने भी इनको यह कहा है कि आप सेना के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन एक भी रैली प्रधानमंत्री की, अमित शाह की या मेरे भाई नागरू यहाँ खड़े हो नहीं होता जिसमें ये सेना का नाम ना लेके आए, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे जुमले थे। टोल वाले मुद्दे पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये टोल कब हटेगा? पानीपत की तो ये समस्या बड़ी। देखिए, टोल की समस्या पानीपत की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, हम पार्टी नेता से बात करेंगे और हम ये तो पुरानी होगी बात, आप बताएं जी। कुलवंत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नागरू साहब को बताना चाहता हूँ कि आज नगर निगम के अंदर जो पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और मेरे वार्ड 3 के अंदर आप आ जाओ, वार्ड 3 के अंदर एक गली को 3 बारी बनवाने का काम कराया है। जिस गली में मैं रहता हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंध रखता था और उस चक्कर में मेरी गली को आज तक नहीं बनवाया गया। और बात करते हो आप सफाई की, आप आओ सारे शहर में, हम दिखाते हैं सफाई का काम कहाँ चल रहा है। कहाँ चल रहा है? हाँ जी, बीजेपी के कुछ नेता थे, हाँ बताएं क्या कर रहे थे आप? मैं जो ये कांग्रेस के अभी हमारे नेतागण बोल रहे थे कि चौकीदार चोर है, वो मुझे ये बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी की राजमाता है और युवराज हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर क्यों हैं, और उनके दामाद से ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए क्यों बोला हुआ है, वो इस बात का जवाब दें। जो 281 करोड़ रुपए अभी बरामद हुए हैं, वो उसका भी जवाब दें। माँ पुत्र क्यों जमानत पर हैं और उनके दामाद क्यों अग्रिम जमानत? बताएं जी, कौन? हाँ बताएं। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस परिवार के जमाई राजा के बारे में बात ना करो, नहीं तो कांग्रेस के नेताओं की छुट्टी कर दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है। ये मेरे इन सभी साथियों को भी पता है कि कांग्रेस के जवाई के बारे में जिसने बात करी उसको खत्म करवा दिया गया। देखिए, एक सामने हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो आज जमानत पर हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी जो पहली राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, उनको नाजायज तौर के ऊपर इस सरकार ने फंसाने का काम किया, और कोर्ट में आज तक उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ। और इस मोदी सरकार ने, जो मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, उसने हमारे जो कहा भाई लोकेश नागरू जी ने कि जमाई राजा की बात ना करो, जमाई राजा को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, लेकिन कोर्ट ने माना कि उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और उन्होंने जमानत दे करके उनको ये दिखा दिया कि चौकीदार चोर है और जमाई राजा ईमानदार है, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं है। आज साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, यदि आज आपको कोई मकान बनाना पड़े, यदि आपको कोई दुकान बनानी पड़े, 11,000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते हैं। कांग्रेस के राज के अंदर केवल 120 रुपये गज के हिसाब से, 1200 रुपये गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते थे।
आज इतने भ्रष्टाचार कांग्रेस के अंदर नहीं थी, लेकिन इनका कहना है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस भी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, ये कहते थे कि कांग्रेसियों को हम जेल की दिखा देंगे। आपको कांग्रेसियों को जेल में पकड़ने के लिए आपने किसको रोका हुआ था? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी ये प्रूव नहीं कर पाया कि कांग्रेस का एक भी नेता जो है वो भ्रष्ट है और वो जेल के अंदर। चौटाला साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अंदर करवा दिया, राजनीतिक संजिश थी उनकी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सोनिया गांधी और इनके ऊपर केस बना दिया, मतलब जनता को बेवकूफ बनाने वाला दोनों पार्टियां ये काम करी। आप ये कह रहे हैं? आप चौटाला ने ये कहा कि कांग्रेस ने अंदर करा दिया, ये सरासर झूठ है। हम भी चौटाला के साथ रहे। एक तरफ तो कहता है चौटाला कि मैंने 3206 नौकरियां जो दी हैं उसके बारे में यदि मुझे जेल जाना पड़ा, चाहे फांसी भी हुई, मैं फिर लगाऊंगा, और एक तरफ कहता है कि कांग्रेस ने करा दिया। इसका मतलब 3206 लड़कियों के साथ चौटाला ने आघात किया था। आज किसी एक लड़के की नौकरी लगे और उसकी नौकरी वापस हो जाए तो उसके घर खाना नहीं बनता। उस चौटाला ने तो 3206 परिवारों को तबाह करने का काम किया था, और यही कारण है कि आज वो जेल के अंदर है। जब 3232 आदमियों को आप नौकरी हटाएंगे और वो लिस्ट फाड़ने का काम करेंगे, ये देश के अंदर पहला मौका था कि जिस आदमी ने शिकायत दर्ज कराई, जिस डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई वो भी अंदर, और जिसने लिस्ट फाड़ी वो भी अंदर। और मौजूदा रिकॉर्ड कोर्ट की बात है। अब तो चौटाला कुछ भी कहे कि कांग्रेस ने कराया, और कभी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया। मैं कहना चाहता हूं साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के अंदर देश को बहुत कुछ दिया है, और इस बात का प्रमाण सबके सामने है। जैसे हमारे भाई कुंडू जी ने बताया कि आपका NFL बनाया, आपका भी आपके अंदर रिफाइनरी बनाने का, आज रिफाइनरी के अंदर लाखों आदमी। भाई साहब, टोल वाली बात उनसे भी पूछी थी, वो कह रहे हैं मैं शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। मैं टोल के बारे में आपको कहना चाहता हूं कि पहले क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन यदि कांग्रेस का राज आया, मैं आप लोगों के बीच में ये आज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का राज आने के बाद पानीपत की जनता को टोल नहीं देना पड़ेगा, चाहे हमें किसी भी परिवहन मंत्री को जाकर के कुछ भी कहना। सर, इंतजार करना पड़ेगा कि आपके राज में टोल खत्म हो जाएगा। मैं देखिए, ये जो पद्धति है टोल वाली, ये कोई आज नई नहीं बनी हुई, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाई गई ये एक नियम है, एक योजना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। जिस समय ये पुल बना था उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। क्या यहाँ के विधायकों को सोचना नहीं चाहिए था कि पानीपत की जनता भी 30 रुपये दे के 25 रुपये दे के ये टोल को क्रॉस करेगी? उस टाइम सोचा नहीं, उस टाइम एग्रीमेंट साइन होने दिए। आज ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको हटाए। आज ये वो बात करते हैं कि हमने कॉलोनियों के अंदर आज गंदगी है, सड़कें बन रही हैं। जब तक कच्ची कॉलोनियां कटती गई, नेताओं की जेब में पैसे आते गए, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की जेब में पैसे आते गए। आज जब 79 कॉलोनियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेगुलाइज करी, तो आज इनको दर्द हो रहा है कि वहाँ पे सीवरेज पाइप क्यों डल रहे हैं, वहाँ पे सड़क क्यों दोबारा बन रही है। मैं इस जनता से पूछना चाहता हूँ, कहीं पर तो छोड़ दो। अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो भी दर्द है, अगर डेवलपमेंट होती है तो भी दर्द है। टोल के एग्रीमेंट आप लोगों ने करवाए, उस टाइम आपने जनता को सुला के रखा और उसको बहला के रखा। आज आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार टोल को खुलवा के दे। अरे भाइयों, एक बात पे रहो, आप लोगों को मैं विश्वास दिलवाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने जितनी मदद करी यहाँ की जनता के लिए इस टोल को खुलवाने के लिए, लेकिन पिछली सरकारों ने उसके एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, उसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। आप भी कोई टोल वाला मुद्दा लेके चल रहे हैं? अच्छा, ये कहते हैं कि हमने ये किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछला चुनाव इन नचाए वाले के नाम से लड़ा, एक भी टिकट नचाए वाले को दियो। अब ये चुनाव लड़ना चाहते हैं चौकीदार के नाम से, एक टिकट देकर दिखा दो हरियाणा में चौकीदार को, हम इनको मान जाएंगे। हम ना आम आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा, आम आदमी को चुनाव लड़वा रहे हम। ये अपने आप को चोर मानते हैं। चोर विदेशों में इतना धन लेकर साथी चले गए यहाँ से, उनको रोक नहीं सके। मैं पानीपत के कुछ व्यापारी जो पानीपत के लोगों के व्यापारियों के पैसे देने हैं, वो इस देश को छोड़ चुके। ये चौकीदार सो रहे थे क्या? बताओ जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल पूर्व कांग्रेस की सरकार में कितने लोगों ने घपले किए,
उनकी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीरव मोदी को यहाँ पे वापस आने के लिए मजबूर किया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कितने लोगों को वापसी लेके आए? आप लोगों के नेताओं के खाते वहां पे। कांग्रेस वाले ये पूछ रहे हैं घोटाला कौन सा हुआ 5 साल में, वो गिना दो। कांग्रेस वाले ये पूछ रहे हैं 5 साल में कितने घोटाले कांग्रेस ने किए, एक मुद्दा गिना। आप मैं देशवासी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप 5 साल में एक घोटाला तो बताओ कि इस मोदी सरकार के अंदर एक घोटाला हुआ हो। ये घोटाला वाली सरकार तो 65 साल 60 साल से आपने इस देश को लूट के खाया। आपने इस देश के युवा के साथ, आपने इस देश के वृद्ध अवस्था के लोगों के साथ जितना बुरा आप लोगों ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वही चौकीदार है जो आज इस देश को विश्व के अंदर एक अपना मान सम्मान दिलवा रहा है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो चौकीदार अमीर आदमियों को होता है, गरीब आदमियों को कोई चौकीदार नहीं होता। दूसरी बात कि इन्होंने घोटालों की, कांग्रेस राज में 5 साल हो गए, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया हो कांग्रेस के खिलाफ। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुकदमा दर्ज करा। दूसरी बात, कांग्रेस राज में एक घोटाला आया था 2G स्पेक्ट्रम, उसमें आज बिल्कुल आरोप मुक्त हो चुके हैं, कोर्ट से बरी हो चुके हैं। और इनके घोटाले बताऊं मैं, व्यापम घोटाला जिसमें आज तक 57 लोग मारे जा चुके हैं, आपके पास है जवाब उसका? मोदी गेट, कोल गेट, जो आपके यहाँ पे वसुंधरा राजे राजस्थान की मंत्री थी, उसने वहां पर उसको पैसे दिए IPL में, वो घोटाला कहां गया? राफेल घोटाला 30,000 करोड़ का घोटाला, क्या इसको आप छोटा घोटाला सोच रहे हैं? जो हवाई जहाज 600 करोड़ में आने थे, आपने 1600 करोड़ में लिए, क्या यह छोटा घोटाला है? आपने कहा था कि जब सरकार आई कि हम देश का जो आय बढ़ाएंगे, आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार गई तो 53,400,000 करोड़ था कर्जा। आपकी सरकार में 2018 में 88 करोड़ और 500 रुपए आपका कर्जा आज के टाइम में। ये बताइए आप। ये बताते हैं गौरव लेखा जी, आपके पास चलते हैं, बस आप प्रोग्राम की समाप्ति की हो रहा है। गौरव जी, सारे लीडर खड़े हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, आप पार्टी भी, क्या कैलकुलेशन क्या निकालते हैं? किसी भी पार्टी के नेता ने स्थानीय मुद्दे पे कोई बात नहीं की, राफेल घोटाले बता दिए और घोटाले बता दिए, क्या कहना चाहिए? पानीपत की जनता ने चुनना है यहाँ से अपना सांसद, तो सबसे पहले तो इनको अपने यहाँ की मूलभूत, जैसे कि भाई साहब ने बात करी थी कि पानीपत के टोल के लिए, वही वाली बात है। जैसे लोकेश जी ने कहा कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे किए हुए हैं, जिस समय ये पुल बन रहा था उस समय के एग्रीमेंट पानीपत को टोल फ्री करने के लिए क्यों नहीं दिए गए? ये वाला पुल का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी हम टोल दे रहे हैं। 2008 में ये बना, कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई। दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने ये बात करी, 2008 से ही धूल मिट्टी खा रहा था सारा शहर ये वाला, और उसके बाद अब ये वाली, चलो IOCL से ही या किससे भी प्रयास करे तो काम हुआ। जहाँ जो बात जायज़ है उसको जायज़ एक न्यूट्रल तरीके से बात करने चलें, लेकिन शहर की एक अगर हम बात करें कि थोड़ी सी बरसात आने पे सारा शहर डूबता है, वो पहले वालों ने क्या किया और इस वालों ने क्या किया? उसी तरीके टोल वाले मामलों में पहले वालों ने क्या, हर सरकार या हर नेता, चाहे ये आए हुए हैं या ऊपर वाले हैं, सिर्फ अपने और अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, इस शहर के बारे में ना इन्होंने सोचा। वो बहुत बढ़िया सवाल, आप बताइए। बहुत बढ़िया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जो है गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं लोग, 5-5 किलोमीटर तक जो है सिलेंडर लगे रहते थे, और आज एक क्लिक पे जो है ये मोदी सरकार की घर में सिलेंडर मिल जाता है। हाँ जी, कुछ बताइए। एक मिनट भैया, बात सुन कर ये डेमोक्रेटिक राइट तो है आपका शोर में जाने का, लेकिन किसी की बात तो रखने दो यार। चलो, बात ऐसी है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बड़े भैया लोकेश नांगरू जी से है। लोकेश नांगरू जी, आज जो भी बात करता मोदी जी के नाम से शुरू करता है बंदा, सब लोग और किसी को कोई चिंता नहीं है। द मैन ही डजंट लव हिज कंट्री ही डेड, सबको पता है। उपदेश ना दो भैया, 2 मिनट रुक जाओ। नांगरू जी भैया, एक क्वेश्चन छोटा सा मेरा आपसे है, पब्लिक की तरफ से, एज ए कॉमन मैन हम जब भी कोई बात करते हैं, तुम जैसे बीजेपी की तरफ से बात करते हैं मोदी साहब की, मैं कॉमन मैन हूँ, किसी पार्टी की तरफ से नहीं जुड़ा हुआ। अगर हम जुड़े हैं तो एक ईमानदार बंदे से जुड़े हैं, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो छोटी सी बात है भैया, नांगरू साहब अटेंशन चाहूँगा आपकी छोटी सी बात के लिए। मोदी साहब ने ये काम किया जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। सज्जन कुमार जो अब से 84 से खुला घूम रहा था, उसको ठोकने का काम किया तो मोदी साहब ने किया। अच्छा, अगली बात तो मैं बात करूँगा कॉमन मैन, आपको बुरी लगे तो भैया मेरे को दे देना।
अब बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम। मोदी साहब एक ईमानदार बंदे हैं, ठीक है, आप एक ईमानदार बंदे हो, मेरे दिल की आवाज़ कह रही है। आप एक दिल पे हाथ रख के एक बात कह के बताओ, जो मोदी साहब तो ईमानदार हैं, जो नीचे के बंदे हैं वो पूरे ईमानदार नहीं हैं, मानते हो ना इस बात को आप? तो ये मोदी साहब बेईमानों की लाशों को कब तक ढोते रहेंगे एक आदमी? और पानीपत में जब एमपी की टिकट डिक्लेयर हुई है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो भैया, मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी के फेवर में नहीं, क्या वो बंदा ग्रास रूट लेवल के बंदे से जुड़ा हुआ है? यस और नो में ये बड़ी बात अभी बात है आपके पास। हम बताएं 5 साल तक पानीपत का जो विकास, पहले 5 साल और आज के विकास में कितना अंतर आया, ये आम पब्लिक सब जानती है। भाई साहब, मैं जो भाई साहब खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई कांग्रेस ने जो जीरो पार्टी है दिल्ली के अंदर, ये क्यों वहां उसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं? और आज ये अपोज में खड़े हुए हैं, अपोजिट इसके, तो क्या ये चोर चोर सभी मौसेरे भाई नहीं बने? मेरा एक छोटा सा सवाल है। जब हमारे जवान शहीद हुए, जबकि वो शहीद नहीं है, सारा देश बॉर्डर के ऊपर खड़े होने को तैयार था, और मोदी जी मेरा बूथ मजबूत करने में बिजी हैं। क्या उनके लिए बूथ मजबूत है या सेना मजबूत है? सारा देश खड़ा है बॉर्डर पे खड़े होने के लिए, लेकिन मोदी जी अपना बूथ मजबूत करने में। मैं नागरू जी से सवाल पूछना चाहूँगा। मैं नागरू जी के वार्ड का ही मेंबर हूँ। नागरू जी, आपके वार्ड में एक वो चल रही है गौ, जिसे क्या कहते हैं, जहाँ डांगर बांधते हैं, जिम नहीं, डांगर बांधने वाला, डेयरी, सॉरी मैं वर्ड भूल गया था, डेयरी क्या कहते हैं, शहर से निकालने का ऑर्डर सरकार कब का कर चुके हैं, अभी तक क्यों नहीं निकली है? ऐसा कुलवंत जी, मेरा एक ही सवाल है लोकेश नागरू जी से। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद टोल हटवाने के लिए खड़े थे लोगों के साथ, लेकिन जब उनकी नहीं चली तो लोकेश नागरू जी किनकी चलेगी? नागरू जी, पिछला इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा सिर्फ इस बात पे कि जीजा जी को जेल में डालेंगे, रॉबर्ट वाड्रा जी को। अब 5 साल में जीजा जी थरा फूफा जी हो गया, जेल में क्यों नहीं? जो मैं एक मिनट, मैं कांग्रेस के जो हमारे अभी बोल रहे थे राफेल घोटाला हुआ है, इतने 1000 करोड़ का हुआ है, वो बोल रहे थे कि हमारे समय में इसकी कोटेशन आई थी, वो ऐसी कोटेशन दिखाएं। बिल्कुल। अब आप शांत होइए, नागरू से एक एक सवाल का जवाब लेते हैं। नागरू जी, पहला तो इन भाई साहब का जवाब था कि संजय भाटिया जी को टिकट दे दी, उनका व्यक्तिगत जो सीन है वो पानीपत में नहीं है। पहला तो ये जवाब, व्यक्तिगत जो है संजय भाटिया व्यक्तिगत जुड़े नहीं हुए, उनको टिकट किस हिसाब से दी? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज से 4 वर्ष पहले संजय भाटिया जी हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन संगठन ने उनको एक इस प्रकार की जिम्मेवारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के वो महामंत्री बने। महामंत्री बनने के बाद उनके पास जिम्मेवारी संगठन की आई, उन्होंने आम लोगों से मिले, लेकिन ज़्यादा समय उन्होंने पानीपत से बाहर दिया, लेकिन संगठन ने उनकी ईमानदारी के बिहाफ पर और उनके लोगों के बीच में रहने के बिहाफ पर उनको आज टिकट दी है। और मैं आपको दिखाऊंगा, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मतों से संजय भाटिया जी की जीत इस करनाल लोकसभा से होगी, ये भी मेरा एक आपसे विश्वास है। एक डेयरियों वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके बाद मेरे भाई डेयरी वाला मुद्दा देसवाल जी ने उठाया, बहुत बढ़िया मुद्दा है। देसवाल जी, मैं आपको एक बात बताऊं, डेयरी वाले मुद्दे में 5 साल पहले कांग्रेस सरकार जब थी, ये नगर पालिका कांग्रेस के चेयरमैन थे, उस समय कांग्रेस के कई पार्षदों को लाभ पहुंचाने के लिए ये डेयरियां अलॉट की गई थी। इन डेयरियों के जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने कई बार कहा कि इनकी जांच की जाए, और इन डेयरियों के अंदर 75% लोग जो हैं वो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बिल्कुल नाजायज लाभ लिया। ये गलत कह रहे हो आप। मैं जाटल रोड पे डेयरियों की बात कर रहा हूं, जो आपके बेटे ने अभी क्वेश्चन किया, उसी का जवाब दे रहा हूं। 75% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास उन डेयरियों पे कब्जा है, ना वो आगे डेयरी लगाते, लेकिन एक कुछ पैसे के मुनाफे के लिए उन्होंने उन प्लॉटों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। जो मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, डेयरियां कब जाएंगी? मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं
कि इस लोकसभा के चुनावों के बाद उन डेयरियों पे जो इनका कब्जा है वो भी हटवाएंगे, उनको रीअलॉट करवाएंगे और इस शहर में से डेयरियों को वहां बाहर भिजवाएंगे। आखिरी सवाल, नेताजी आप क्या मुद्दे लेकर अब पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को क्या समझाएंगे, आप पार्टी को चुनो, क्या बताएंगे? हमारा मुद्दा बिजली का है, पानी का है, स्कूल का, हॉस्पिटल में। भाई साहब इनसे पूछना चाहता हूँ, 2013 में न वल्लभ भाई पटेल के लिए लोहा इकट्ठा कराया था, वो भी बेच के खा गए, न चाइना की मूर्ति बनाई। और ये एक सिर्फ जो पहाड़ियाँ खा गए, रेतियाँ खा गए, ये हॉस्पिटल खा गए, धर्मशाला खा गए, पार्क खा गए। हाँ जी बताओ, लास्ट सवाल बताओ क्या करना। नागरू साहब, डेयरी का मुद्दा है वह मालटोन के अंदर पार्क के अंदर डेयरी है और पार्क में कब्जा कराने का सबसे पहले संजय भाटिया का हाथ है। वहां भी एसडीएम होते थे, हटवाने का पूरा प्रशासन चला गया था, परंतु जेसीबी आ गए, संजय भाटिया ने लेट के उस पार्क को कब्जा कराने का। सर आप आपके पास आते हैं। मैं कुलवंत जी, आपको देशवाल जी के कहने पे इनका निवास भी वही है, कल मॉडल टाउन उस पार्क में आमंत्रित करूंगा। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का पहली बार पार्षद बन के आया, उस तालाब के अंदर टनों टन कूड़ा था, वहां पर केवल राजनीति होती थी। क्यों अलग चीज है? आज उस जगह को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी मदद करते हुए आज वहां पे मॉडल टाउन का सबसे सुंदर पार्क बनवाया। आपको वो चीज नजर नहीं आती, आपको वो राजनीति नजर आती। गुप्ता जी क्या वादे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव है, लास्ट वाला क्या वादे? मैं पानीपत की जनता से, हरियाणा की जनता से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने भविष्य को बचाए रखने के लिए आने वाले समय में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। वो क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने आज जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट, आज ईडी, आज कोई महकमा ऐसा नहीं छोड़ा, चाहे चुनाव आयोग है, सारे के सारे महकमे उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। और ये यदि मोदी दोबारा आ गया, आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे साथियों, डेमोक्रेसी भाजपा खत्म कर देगी, डिक्टेटरशिप ले आएगी। आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में। हाँ जी बताएं, क्या लास्ट बताएं क्या मुद्दे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस सरकार आएगी, पेट्रोल के दाम जो इस बीजेपी सरकार ने बैरल कम होने पर भी हाई कर रखे हैं, उनको कम किया जाएगा। दूसरी बात, जो रोजगार के लिए युवाओं से धोखा हुआ है, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को हर साल वादा किया गया था, कांग्रेस सरकार में घोषणा पत्र में है 32 लाख नौकरी 2020 तक देंगे। और ये हमारा बीजेपी की तरह जुमला नहीं होगा, इसे हम करके दिखाएंगे। तो ये थे बीजेपी के, कांग्रेस के तमाम नेता थे, हमने आपको रूबरू कराया। अगली डिबेट में कहीं और चलेंगे, किसी कॉलोनी में चलेंगे, किसी वार्ड में चलेंगे, किसी पार्क में चलेंगे, वहाँ की जनता से रूबरू करवाएंगे, वहाँ से नेताओं के रूबरू करवाएंगे। अभी इलेक्शन आना है, आप अपना वोट जो है, जनता जो है वोट अपना सोच समझ के दें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।